नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की आधारभूत संरचनाओं के विषय में। यानी कि कुल मिलाकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले कुछ समय में जो चर्चा में रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की बजट में जिसके लेकर के प्रावधान किया गया है या फिर बिहार सरकार की बजट में जिन बातों को लेकर के चर्चा की गई है, या हाल में जो परियोजनाएं बढ़ाई गई हैं, चलाई गई हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। इस पर हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का जो ये लेक्चर होगा आधारभूत संरचना का, वो पार्ट 1 है। यानी कि दो अलग-अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इस पर हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि आपका ये जो 150 क्वेश्चन रहेगा प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें 30 क्वेश्चन आप जानते हैं कि बिहार स्पेशल से है और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से। इसके अलावा इकोनॉमी का खंड जो है वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, इस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है। यदि आप पीवाईक्यू देखें तो ध्यान रखना है, फिर से देता हूं, करंट अफेयर्स के अलावा जो आपका बिहार स्पेशल है और इकोनॉमी में भी ये पोर्शन आपका काम आता है। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ से ज्यादा रहेगी। विस्तार से देखेंगे, बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेगा। मैं जैसे जैसे बताता चलूंगा, जितना चीज पढ़ा दूंगा, आप उस पर बिलीव कीजिएगा, ठीक है, भरोसा कीजिएगा। आप देखेंगे कि 90% वहां से आ जाएगा। अगर 10% एक दो फैक्ट इधर उधर से आया भी तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्नों को आपको छोड़ना भी है, नेगेटिव मार्किंग है ना, तो ध्यान रखिएगा। उससे पहले एक सूचना आपके लिए है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको मानसून ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को लेकर के, फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य हो जाता है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पूरा तैयार किया जाएगा। इसमें यूपी पीएससी, इसके अलावा 73वीं बीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर देखेंगे कोर्स का फी केवल 8,999 रखा गया है। एमपीपीएससी और आरएएसपी, ये तमाम जो पीसीएस के कोर्स हैं, इन सभी पर आपको मोर देन 80% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 955124 और sanskritis.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके आप इसके विषय में और जान सकते हैं। अदरवाइज आप कॉल कर लीजिए। अच्छा ये रहेगा कि कॉल कीजिए, डिस्कशन कीजिए, चीज़ों को समझिए ठीक से। लेकिन ध्यान रखना है कि 27 जुलाई तक ही समय आपके पास है, तो समय सीमित है, थोड़ी सी तत्परता दिखाइए और समय रहते नामांकन करा लीजिए। अब चलिए जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। कमर कस लीजिए और हो सके तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज का लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। इसको आप क्या करिए ना, 10 स्टार लगाइए। 5 स्टार में मेरा बिलीव इस टॉपिक को लेकर के रह नहीं गया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सोचा था, जो 71वीं बीपीएससी था साथियों, कि संभव है ये टॉपिक वहां पूछा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले ही केंद्र की जो बजट आया था, केंद्र में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इस बात को लेकर के चर्चा किया था और कहा था जो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर है उसका ठीक वैसे ही निर्माण कराया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ में मंदिर है। लेकिन उस वक्त इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया, इसीलिए सबसे अधिक संभावना यहां से आने की है, तो एकदम तैयार करके रखना है। आइए, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बोधगया में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विष्णुपद कॉरिडोर के लिए करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अब ध्यान दीजिए, विष्णुपद मंदिर के विषय में कुछ फैक्ट देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कि आप ये बता दीजिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम अब हो गया है गया जी, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है, इस डिस्ट्रिक्ट में कई महत्वपूर्ण चीज है। इसी डिस्ट्रिक्ट में फल्गु नदी है। फल्गु नदी जो है वर्ष भर सूखी हुई रहती है, आप पूरी नदी को एक तरफ से दूसरे तरफ पैदल चल के पार कर सकते हैं, ये खासियत है उसकी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो गया जी डिस्ट्रिक्ट हो गया, और गया जी में ही एक जगह है जहां पर यह घोषणा किया गया है, बोध गया। और बोध गया का संबंध बौद्ध धर्म से है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई है, समझ में आ रहा है ना। और ये विष्णुपद मंदिर जो है इसका संबंध हिंदू धर्म से है, एकदम ध्यान रखना है। और ये गया जी में फल्गु नदी के ठीक एक किनारे पर है। दूसरे किनारे फल्गु नदी पर सीता कुंड पर जाता है। सीता कुंड भी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के भी, उसके पर्यटन में क्या विस्तार किया जा सकता है उसको लेकर के भी बात की जा रही है, तो दोनों चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हिंदू धर्म से संबंधित होगा और भगवान विष्णु का यहाँ पर आप कह सकते हैं पूजा अर्चना होता है। और चूंकि फल्गु नदी जो है वहां पर गया जी का स्थान, तो वहां पर तर्पण किया जाता है, पिंड दान किया जाता है। हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनकी आस्था वहां पर पूर्वजों को कर्मकांड करने के लिए वो जगह इस्तेमाल होता है, काफी पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब चलिए
विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के विषय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कहाँ है? गया। अब नाम क्या है? गया जी। इसका उद्देश्य क्या है? फल्गु नदी, देखिए आ गया, फल्गु नदी के तट पर ऐतिहासिक 18वीं सदी के विष्णु मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाना। जहां जहां मैं सर्कल लगा रहा हूं ना, बस उतना याद रखना है आपको। आपको क्या करना, A4 साइज का पेज लीजिए, विष्णुपद मंदिर लिखिए, एरो लगाते चलिए, जो जो सर्कल लगा रहा हूं उतना लिखिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है। बार बार रिवीजन करेंगे, आपका काम बन जाएगा। देखिए ये पूछ सकता है किसके तर्ज पर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? वाराणसी। उसी के तर्ज पर यह किया जाएगा। कहां यह चर्चा की गई थी? केंद्रीय बजट में, ध्यान रखना है। वित्त मंत्री जो देश की है निर्मला सीतारमन ने यह कहा था। और यहां पर कितने पैसे देने की बात की गई है? 300 करोड़ रुपए की बात की गई है, जो घोषणा कर दी गई है। ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में वो कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इस तर्ज पर जो विकसित इस योजना में फल्गु नदी के बीच में भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। विष्णुपद मंदिर के विषय में समझ लेना है। पवित्र और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के, क्या नाम है इसका? जगह का याद नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूं समझिए। नाम क्या है? विष्णु पद। विष्णु मतलब भगवान विष्णु, पद मतलब क्या होगा? पैर, पांव। ठीक है, तो यहां पर जाएंगे, अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा भी, पद चिन्ह वहां पर है, विष्णु पद, उसी नाम से ये जाना जाता है। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट पत्थर पर ये अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भूलना नहीं है। अब पिंडदान को लेकर के मैंने पहले ही बताया, पितृतर्पण यहां पर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे मेला भी लगता है। तो बिहार के जो मेला वगैरह मैं पढ़ाऊंगा, फिर वहां पर हम लौट के इसी टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पितृतर्पण के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु यहां पर आते हैं। किस धर्म से? हिंदू धर्म से संबंधित, बाकी धर्म वाले भी आ सकते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1787 में अब किसने कराया? तो इंदौर की रानी कौन उस वक्त रही है? अहिल्याबाई होलकर। जब वो यहाँ विजिट के लिए आई थी तो इसका निर्माण उन्होंने करा दिया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आर्किटेक्ट इसका बहुत अच्छा है। स्थानीय शैली जो है, और खास करके मराठा प्रभाव भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के स्थानीय शैली जो वहाँ का बिहार का रहेगा, और मराठा प्रभाव, चूंकि अहिल्याबाई होलकर इंदौर की है, तो वो जो है वहाँ की जो शैली है वो लेकर के इसमें आते हैं। क्लियर हो गया इतना चीजें? दूसरा, विश्वामित्र पथ परियोजना, यह भी इंपॉर्टेंट आपका है, हाल के समय में चर्चा में रहा है। सबसे पहले सर्कल लगाता हूं। डिस्ट्रिक्ट कहां है? बक्सर। बक्सर से कोइलबर कहां पड़ता है? ये कोइलबर भोजपुर। एक नई सड़क परियोजना की मंजूरी दी गई है। अब यहां पर समझ लीजिए क्या नाम है? विश्वामित्र। ठीक है, नाम पे ऋषि थे, उनके नाम पे पथ परियोजना, यानी कि एक तरह से सड़क परियोजना है। पथ मतलब रोड, ये परियोजना है। कहां से कहां है साथियों? बक्सर से कोइलबर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में बक्सर से भोजपुर तक यह परियोजना को मंजूरी मिला है। अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, गलत फंसना नहीं है। लंबाई कितनी होगी इस सड़क की? कितने किलोमीटर का? 90 किलोमीटर। ठीक है, और इसका नाम जो है विश्वामित्र गंगा पथ रखा गया है। क्लियर? नामकरण हम सब इस बात से जान ही रहे हैं कि एक ऐतिहासिक नाम है, पौराणिक नाम है, सांस्कृतिक महत्व इससे जुड़ा हुआ है। और बक्सर को पौराणिक ग्रंथों में महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि माना जाता है। तो चूंकि वहां पर वो रहे हैं, कहा जाता है कि उनकी तपोभूमि थी महर्षि विश्वामित्र की, इसी हिसाब से इस जगह का नाम पड़ा है ये बक्सर में। और इस क्षेत्र को सिद्ध आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को यहाँ पर क्या किया था? शिक्षा प्रदान किया था और इन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। तो अब मुझे बताइए, मैं इतना चीज आपको बता दिया हूं, और एक प्रश्न आ जाए यहां पर कि निम्नलिखित में से रामायण सर्किट में शामिल है। ये मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन ये प्रश्न आ गया। और 3 विकल्प और कुछ छोड़ दीजिए, और एक रहे बक्सर रामायण सर्किट में शामिल है। तो बताइए क्या आप उसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। अब समझना है कि अगर विश्वामित्र की तपोभूमि उन्हें माना जाता है, भगवान राम को यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दिया गया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा मिली है, सिद्ध आश्रम के तौर पर इसे जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है इतनी तो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा ना कि हम ये मान के चलेंगे कि रामायण सर्किट इस जगह के बिना अधूरा है।
तो अगर केंद्र सरकार रामायण सर्किट को बढ़ाना चाह रही है, पर्यटन को बढ़ाना चाह रही है, धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाना चाह रही है देश में, तो जाहिर सी बात है बक्सर को भी शामिल किया जाएगा रामायण सर्किट में। क्लियर हो रहा है ना चीजें, क्योंकि उस सिद्ध आश्रम को लेकर के, तो यहां पर बक्सर जो है वह रामायण सर्किट में शामिल है। पढ़ने की इसके लिए आवश्यकता है ही नहीं, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो ये काम बन जाएगा। इतना से आगे बढ़ जाए, अभी इस पर हम प्रश्न भी कराएंगे। तो जो देखिए आपको लगे कि भाई एक पूरा स्लाइड है, कितना सारा लिखूं, कुछ नहीं लिखना है। विश्वामित्र पथ परियोजना जो मैंने लगाया है सर्किल, बक्सर से भोजपुर जगह लिख लीजिए, सब बस 2-3 चीजें फैक्ट लिखिए। थोड़े से जगह में 4-5 फैक्ट लिखेंगे, एक टॉपिक खत्म। अब उतना ही आप कर सकते हैं और उतना ही करना चाहिए। अब चलिए आगे, बूढ़ी गंडक रिवर फ्रंट परियोजना। पहले शब्द पे ध्यान दीजिए, याद नहीं करना है क्या है कहा गया यहां पर, बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक क्या है बताइए मुझे। एक नदी है, एक नदी है, और ये नदी कहां है, बिहार के उत्तरी मैदान में। एक नदी वहां और है जिसका नाम है गंडक। फिर बूढ़ी गंडक इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गंडक से भी बहुत पुरानी है। क्लियर हो रहा है। अब चलिए, अब क्या कहा गया, रिवर फ्रंट परियोजना, यानी कि एक कोई परियोजना होगा, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा जो रिवर फ्रंट को लेकर के होगा, यानी कि कुछ बातें यहां की जाएगी, अभी हम करेंगे, वह बूढ़ी गंडक रिवर पर हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे इस पर डिस्कस कर ले। अब देखते हैं, देखिए वर्ल्ड बैंक की एक विशेषज्ञ टीम ने बूढ़ी गंडक रिवर फ्रंट परियोजना के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया है। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि बूढ़ी गंडक नदी पर हम एक रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अगर वर्ल्ड बैंक इसमें आप उसे लाभ लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मदद करे, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम आकर के एक बार निरीक्षण तो करेगी ना, कि पैसा ले रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं कि बस भूजा खा गए हैं। तो अब ये टीम जो है वर्ल्ड बैंक की, वो यहां पर आई और साबरमती रिवर फ्रंट और पटना मेरीन ड्राइव रिवर फ्रंट के मॉडल पर इसे जो है तैयार कराने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बूढ़ी गंडक के विषय में समझ लीजिए। वैसे भी बूढ़ी गंडक बहुत चर्चा में रहती है, और ये एक ऐसी नदी है ना जो बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। तो जरा देखते हैं, हालांकि जब मैंने बिहार की नदियों के विषय में आपको पढ़ाया था, तो बूढ़ी गंडक पर मैंने अलग से एक पूरा 10 मिनट आपको समय देकर के बताया था, इसकी महत्व को देखते हुए। पश्चिमी चंपारण जिले में चौतरवा चौर मतलब समझते हैं, चौर क्या होता है बताइए तो। चौर मतलब लो लैंड हुआ, बिहार में आप कहते हैं ना कि फलना जगह पर चौर छे, बाढ़ के पानी तो लग जाए छे। कहने का तात्पर्य है कि चौर अगर कहीं है तो वो लो लैंड होगा, वहां पर साल भर कह सकते हैं खेती नहीं होगा। जैसे अभी देखिए अगस्त सबका महीना आएगा, आषाढ़ का महीना, और मानसून इस बार तो खैर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अगर मानसून अच्छा हो, पानी हो, तो बांध से पानी निकलेगा। अगर बांध टूट करके पानी नहीं निकलता है तो जो जल जमाव है, वर्षा का जल जमाव, वो वहां लगेगा। चूंकि क्यों है, वो चौर है, लो लैंड है, वहां से पानी की जल्दी निकासी नहीं है, वो फिर वाष्पीकरण ही होगा समय के साथ, थोड़े समय के पास, और उसके बाद गर्मी के दिनों में पूरा वो खेत बन जाएगा। फिर किसान क्या करेंगे, खेत जुतवाएंगे और फिर वहां पर फसल लगवाएंगे। क्लियर हो रहा है ना क्या सीन है। ये प्रश्न इस तरह से कुछ भी घुमा के पूछे तो बता सकते हैं आप, वो तभी होगा जब व्यवहारिक ज्ञान होगा। इसलिए मैं समझाने में कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊं। चौतरवा चौर है वहां पर, जो कि विशंभरपुर के पास है, यहां से निकलती है। तो ये हिमालय से नहीं बल्कि हिमालय की तराई पहाड़ी क्षेत्र से निकलेगी। हम लोग गलती क्या करते हैं, मैंने कई स्टूडेंट को देखा, पूछा है मैंने कि बूढ़ी गंडक हिमालय। अब होता क्या है ना कि जब आप यहाँ पर देखते हैं, अगर ये बिहार की स्थिति को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे, बिहार का एक रफ मैप बनाता हूं, इसे आप फाइनल नहीं समझिए, रफ मैप है। तो कुल मिलाकर के जब ये गंगा नदी हुआ और हम कहते हैं कि भैया बूढ़ी गंडक यहाँ पर है, जो गंगा नदी की सहायक आके बन जाती है गंडक की तरफ, तो आप ये कहते हैं कि जब ये नेपाल की तरफ से जब भी बात करते हैं, ये नेपाल है, ये पूरा एरिया जो हो गया उत्तरी मैदान, ये हो गया दक्षिण मैदान बिहार का। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई नदी नेपाल से आ रही है, तो हम बस मान लेते हैं कि अच्छा हाँ हिमालय से आ रही होगी। और बिहार में बीपीएससी इतना स्मार्ट आयोग है ना कि तुरंत गलती करवाए, पहला ही ए ऑप्शन देगा हिमालय से। आपको लगेगा कि और क्या चाहिए, आगे सोचेंगे ही भी, आपने टिक लगाएंगे, सीना चौड़ा करके 56 इंच का आएंगे, इस बार भाई का प्रीलिम्स हो रहा है, भाई लटक गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई लटक कहाँ गया है,
भाई लटक गया इधर हिमालय पर, हिमालय से नीचे भाई नहीं उतर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मान के चल रहा है कि जो भी नदी आएगी नेपाल की तरफ से हिमालय से, ऐसा है नहीं। मैं नदी वाले लेक्चर में आपको सभी का उद्गम आपको बताया था और मुहाना बताया था कि कहाँ जाके समाप्त होगी, जिसमें बहुत सारा मैंने गंगा नदी के इंपॉर्टेंस को लेकर के बताया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हिमालय की तराई का जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहां से निकलेगी। और देखिए उत्तर बिहार, तो ये उत्तर बिहार है ना, देखिए उत्तरी मैदान में लगातार कह रहा हूं कई जिलों से होकर के गुजरेगी। देखिए सीधे, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ठीक है। ये रफ मैप है, अगर मैप इधर से लेंगे तो यहां से आगे गुजरेगी, ध्यान रखिएगा। ये खगड़िया जिले के पास फिर क्या होगा, गंगा नदी में मिल जाएगी। बूढ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गंडक नदी है इसकी पुरानी धारा मानी जाती है। एक अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी मतलब समझिए जिक जैक मोशन बहुत रहेगा, यानी कि बहुत स्पष्ट धारा नहीं इसकी रहेगी। तो कुल मिलाकर के वो तमाम नदियां जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसका एक खासियत होगा उस नदी का। क्या खासियत होगा? वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। और डायरेक्शन अगर कोई भी नदी चेंज करेगी, ध्यान रखिएगा, पूरे दुनिया में अगर ये चीज आप पढ़े कि कोई नदी जल्दी से डायरेक्शन चेंज करती है, इसका मतलब है कि वो बाढ़ लाएगी। वो नदी बार बार रास्ता बदलेगी, बाढ़ लाएगी, जानमाल की क्षति होगी। और इन तमाम वजह से उसके मुहाने के आसपास देखेंगे गोखुर झीलें बनेगा। तो बिहार में कई गोखुर झीलों का निर्माण इस वजह से होगा। और इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो वो 410 किलोमीटर के आसपास है। चीजें समझ में आ रहा है? अब चलिए जरा नदी, ये रिवर फ्रंट वाला हो गया, और फिर बूढ़ी गंडक को समझ लिए। खगड़ा एयरपोर्ट का विकास जरा देख लेते हैं। बिहार सरकार की नई पहल के तहत किशनगंज जो पड़ता है ना, ये अगर बिहार का मैप ये देखेंगे, देखिए ये नदी और बिहार का मैप मैं बिल्कुल आपको समझाने के लिए बताया हूं। मैप में वैसे सैद्धांतिक तौर पे गलतियां हैं, ध्यान रखना है। तो किशनगंज देखेंगे तो ये एरिया है, ठीक है। पूरा एकदम आप चले जाएंगे पूरब में, क्योंकि यहां से आपको जो चिकन नेक वाला कॉरिडोर और फिर आगे चल करके ये एरिया आ गए बांग्लादेश, इधर सिक्किम, इधर नेपाल है, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये किशनगंज स्थित खगड़ा हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और रनवे विस्तार की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। ये किशनगंज में, पूर्णिया में ऑलरेडी एयरपोर्ट हो चुका है, बिहार विधानसभा से पहले उद्घाटन कर दिया गया। हवाई अड्डे का रनवे मात्र 900 मीटर यहाँ पर लंबा है, जो व्यावसायिक उड़ानों के लिए बहुत छोटा है। मुख्य रूप से वीआईपी मूवमेंट, हेलीकॉप्टर या छोटे विमानों के लिए होता है। बड़े व्यावसायिक विमान परिचालन के लिए आपको लंबाई बढ़ाना पड़ेगा रनवे का, और तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के आसपास या 2.5 किलोमीटर के आसपास तो करना ही पड़ेगा। हालांकि ये शुरू हो गया बिहार में एयरपोर्ट, वहां से देख लेंगे कई तरह के चालू एयरपोर्ट है, यानी कि काम चल रहा है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना, देखिए इंटरनेशनल है ये भी। गया भी इंटरनेशनल है, दरभंगा भी इंटरनेशनल होगा ये अब, चूंकि इसका टर्मिनल बन रहा है। और ध्यान देना है, पटना और जो गया को इंटरनेशनल कहा जाता है ना, दरअसल यहाँ पर कम देशों की उड़ान है, कुछ आसियान कंट्री वगैरह से है। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में ये पूछता है बिहार का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट उसमें रहेगा, तो धूमधाम से टिक मारिएगा। सैद्धांतिक तौर पर यह होने वाला है, चूंकि आप देखेंगे पटना से आप पेरिस नहीं जा सकते, कुछ देशों का कनेक्टिविटी है, क्योंकि वह बोध गया वाला जो हिस्सा है, गया और बोध गया की वजह से जो बौद्ध धर्म की सिचुएशन है, उस वजह से वहां पर है। इंटरनेशनल पहले लेवल पर अब इसे तैयार किया जा रहा है। और पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसको मान्यता दे दिया गया था, यानी कुरान भर दिया गया, प्रधानमंत्री गए थे उसके उद्घाटन वगैरह में, ठीक है। निर्माणाधीन बहुत सारी एयरपोर्ट हैं। बिहटा जो कि आप कह सकते हैं पटना से थोड़ी करीब है। फताही में, हालांकि पहले से फताही में मुजफ्फरपुर में है, अब उसको थोड़ा से बेहतर किया जा रहा है, यहाँ शुरू हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर, वीरपुर सुपौल में हो गया, मुंगेर, सहरसा, मधुबनी प्रस्तावित जो है, गोपालगंज में सबैया, उलाव बेगूसराय में सुल्तानगंज, भागलपुर, सोनपुर हो गया सारण में, और छपरा। यानी कि बिहार में एयरपोर्ट का बाढ़ आने वाला है, बहुत सारे एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। अब चलिए, पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पर हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। क्षेत्रीय केंद्र इस एरिया को लेकर के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बिहार, और क्षेत्रीय केंद्र होगा क्या होगा, पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के लिए ज्ञान और संस्थागत केंद्र के तौर पर इसे फिर यहाँ पर विकसित किया जाएगा। अब इसके विषय में समझ लीजिए, यह जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत स्वायत्त एक संगठन है। इसकी स्थापना 2006 में हैदराबाद में मछली उत्पादन और जलीय कृषि के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
प्रागबोधि रोपवे प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट पर देख लेते हैं। अभी आजकल बिहार में रोपवे वगैरह को लेकर के काफी चर्चा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर गया बिहार में प्रागबोधि डुंगेश्वरी पहाड़ी पर बन रहा रोपवे अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। तो याद रखना है, ये 309 मीटर की दूरी तय करेगा और 2 हिस्सों में विभाजित होगा, नीचे से महाकाल गुफा तक और गुफा से पहाड़ी के शिखर तक, और टॉप पे पहुंचेंगे। ये जो पहाड़ी है तो इसके टॉप पे यहाँ पर रोपवे से सीधे करके पहुंच जाएंगे, है ना, सीधा यहाँ से नीचे से। तो एक चरण, और एक चरण में हो गया महाकाल गुफा, और इस गुफा के बाद फिर दूसरा से यहाँ। तो 2 चरण में ये प्रोजेक्ट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बीपीएससी है, बहुत डेप्थ में पूछेगी। 4 केबिन इसमें लगाए गए हैं, 2 ऊपर जाने के लिए और 2 नीचे, यानी कि 2 केबिन है जो आपको ऊपर और 2 जो है यहाँ पहुंच गए तो शिखर से फिर नीचे। पहले सेक्शन की क्षमता 200 व्यक्ति प्रति घंटा है और दूसरे की 100 डिजाइन की गई है पर आवर के हिसाब से। ये कतई मत सोच लीजिएगा कि ये जो रोपवे है इसमें 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ये नहीं कहा गया है। हर एक चीज का अपना कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। इसमें कहा गया 200 व्यक्ति प्रति घंटा, यानी कि ये जो है मतलब केबिन, ये 200 लोगों को 1 घंटा में ले जा सकती है। समझ गए, इसमें ये क्षमता है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या होगा, क्योंकि प्रागबोधि पर्वत जो है भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली से माना जाता है और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्होंने 6 वर्षों तक यहाँ कठिन ध्यान किया था और यही ज्ञान की प्राप्ति कही जाती है कि हुआ। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे 5 स्टार लगाइए साथियों, पूछा जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, नेशनल एक्सप्रेस वे 9 को बिहार के पहले एक्सप्रेस वे के रूप में केंद्र सरकार वित्तीय मंजूरी मिल गई है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे 9 NE9, लंबाई 282 किलोमीटर, कुल लागत लगभग 32,000 करोड़। इससे बनने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी महज 3 घंटे में पूरी की जा सकती है। चूंकि पटना हो गया गंगा के इस पार दक्षिण में, पूर्णिया पूरा न सिर्फ मिथिला में बल्कि सीमांचल में तो दूरी है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर को वाहनों की निर्धारण गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका निर्माण हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल यानी कि HMM के तहत किया जाएगा। 40% सरकार देगी और 60% कौन देगी, जो निर्माण एजेंसी है। तो यह इस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। 112 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा ईशा फाउंडेशन के द्वारा लगाए जा रहे हैं, आप जानते होंगे, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, 112 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 100 से 120 एकड़ भूमि पर एक विशाल आध्यात्मिक और योग केंद्र भी विकसित होगा और ये इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर और बेंगलुरु स्थित ईशा फाउंडेशन के केंद्रों की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। ये आप देखते भी होंगे बेंगलुरु के ईशा फाउंडेशन या तमिलनाडु वाला तस्वीर सोशल मीडिया पे, वैसा ही। रोहतासगढ़ रोपवे की चर्चा करेंगे। राजगीर और बांका मंदार पर्वत के विषय में आप जानते होंगे। सफल संचालन के बाद बिहार का तीसरा रोपवे रोहतास जो है रोहतासगढ़ किले में बनाया जा रहा है। परियोजना का विवरण 1324 मीटर होगा। रोपवे यात्रियों की लगभग 1400 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगा। कुल लागत अगर देखें 13.65 करोड़ और मुख्य स्टेशन होगा निचला स्टेशन रोहतास प्रखंड मुख्यालय के पास और ऊपरी स्टेशन जो होगा रोहितेश्वर धाम मंदिर के पास। ये सब मैंने बता दिया है, लेकिन मुख्य रूप से आपका यही काम बन जाएगा। प्रश्न एकदम फैक्चुअल इसमें होगा, बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बिहार के अन्य रोपवे के विषय में समझ लीजिए। राजगीर रोपवे कहाँ होगा, नालंदा, आपको बस जानना है कहाँ कहाँ है। बिहार का पहला और भारत के सबसे पुराने रोपवे में से एक है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप तक ले जाएगा आपको। मंदार हिल रोपवे जो बांका में है, इसकी कुल लंबाई लगभग 377 मीटर है। पहले पहाड़ की चढ़ाई में लगभग यहाँ पर 11 घंटा लगता था, अब रोपवे के वजह से 4 मिनट में आप 1 घंटा लगता था और अब 4 मिनट में चले जाएंगे। मंदार पर्वत हिंदू और जैन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। आप पौराणिक कथाओं में इसके विषय में सुने वगैरह भी होंगे कि समुद्र मंथन के लिए इसी पर्वत का उपयोग जो है मंथानी के रूप में किया गया था ना, मतलब बीच में जो मटने वाला होता है तो इसको लगा दिया और देवता और दानव खींच रहे थे और समुद्र मंथन हो रहा था। ये आपने जैसे ये पर्वत हुआ और जो नाग वासुकी जो थे एक तरफ से दानव दैत्य पकड़े और एक समुद्र मंथन हो रहा है, तो वही पर्वत है ये। निर्माणाधीन रोपवे ब्रह्मयोनी पर्वत गया में निर्माणाधीन है। प्रेतशिला पर्वत गया निर्माणाधीन। डुंगेश्वरी पर्वत गया निर्माणाधीन। मुंडेश्वरी धाम ये कैमूर में योजना के चरण में है और वाणावर पर्वत जहानाबाद योजना प्रस्तावित है। 3 गया में है, गया जी में, और 2 ये। तो ये मिलान करो में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। पश्चिम चंपारण में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसमें देखेंगे तो इसमें 121 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसमें कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 121 करोड़ रुपए के निवेश से इसे आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की जाएगी।
और इसकी स्थापना भारत जीपीएस बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखना है। इस बायो गैस प्लांट में जैविक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा पर ही जाहिर सी बात है जोर दिया जा रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे हम लोगों ने इतने टॉपिक आज पढ़ लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, विभिन्न टॉपिक को हम एक साथ करते गए। कल फिर इसमें और कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, आज इतना पढ़ाया हूं उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर किस जिले में विकसित किया जा रहा है? क्या है? विष्णुपद मंदिर। ध्यान दीजिए कहां पर मैंने कहा था फल्गु नदी किनारे, तो कहां पर है वो? गया, यानी कि अब जो नाम हो गया है वो गया जी। क्लियर हो गया? चलिए, बूढ़ी गंडक रिवर फ्रंट परियोजना किस जिले में विकसित की जा रही है? जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि कौन सा जिला होगा। अब आपको अगर मैप ध्यान हो, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, इसको ऐसे कर लीजिए और कुछ ऐसे बिहार का मैप अगर ध्यान हो, रफ आइडिया लीजिए इसका, गंगा नदी यहां से निकल रही हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है बूढ़ी गंडक रिवर फ्रंट को लेकर के, तो इधर से ये रिवर आ रही है कुछ ऐसे, तो मुजफ्फरपुर से होकर के निकलेगी, ठीक है। तो सी विकल्प के साथ आप जाएंगे, मुजफ्फरपुर। क्लियर है? चलिए, और इसी के लिए विश्व बैंक की टीम आई है, जैसे साबरमती वगैरह में है ना, वैसा ही होगा। प्राग बोधी डुंगेश्वरी रोपवे परियोजना बिहार के किस जिले में विकसित की जा रही है? अभी हमने चर्चा किया था, कुछ याद है? और मैंने कहा था ये सब इंपॉर्टेंट है, गया में। याद रखना है फैक्ट को, ठीक है। इसमें गया जी में बौद्ध स्थल से जुड़ा हुआ स्थल है। रोहतासगंज रोपवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कतई मत सोचिएगा कि ये सब नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी में देख लीजिए प्रीवियस ईयर इसी तरह से फैक्ट पूछा जाता है। आपको लगेगा कि ये सब थोड़ी पूछेगा, लेकिन यही सब पूछ देता है, एकदम फैक्चुअल रहेगा, बहुत क्लोज आंसर रहेगा। मैंने तो विकल्प थोड़ा दूर भी बनाया है, आपसे 1300, 1350, 1320 ऐसे पूछ दे सकता है, और पूछा है बीपीएससी। बीपीएससी इस चीज के लिए बहुत बदनाम है, तो रहम की गुंजाइश मत सोच के जाइएगा, समय मिला है पढ़ लीजिए। पटना स्थित एनएफडीवी का क्षेत्रीय केंद्र मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए ज्ञान और संस्थान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका कार्य क्या है, देखिए ये बता दिया है, और ये क्या है ये भी बता दिया कि क्षेत्रीय केंद्र होगा। आपसे पूछा गया है कि किस क्षेत्र के लिए, तो क्या वो केवल बिहार के लिए होगा, या पूर्वी भारत के राज्यों सहित बिहार, पूरे भारत, केवल उत्तर भारत? तो देखिए पटना पूर्वी भारत, क्षेत्रीय केंद्र तो पूर्वी भारत के राज्यों सहित बिहार की बात यहां पर की जा रही है। इस तरह से ध्यान रखिए। विश्वामित्र गंगा पथ किस स्थान से किस स्थान तक बनाया जाएगा, ये मैंने बताया था, याद मत कीजिए। ये सोचिए विश्वामित्र कहाँ उनकी तपोभूमि कही जाती है, वह जगह था बक्सर, और ये कहां से कहां होगा? भोजपुर। भोजपुर में एक जगह है कोइलवर, ठीक है, वहां तक ये किया जाएगा। याद है ना, गंगा के तटीय क्षेत्रों में एक तरह से संपर्क स्थापित करने के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, खागड़ा एयरपोर्ट बिहार के किस जिले में स्थित है? इसको लेकर के अभी तेजी से काम चलाया जा रहा है। और कुछ याद आया? मैंने कहा था बिहार के सबसे सुदूर पूरब में चलना पड़ेगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आगे बांग्लादेश पर जाता है, तो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बेहतर है, यानी कि किशनगंज की बात की गई है। तो समझने के लिए इस तरह से ध्यान रखिए, कुछ कहानी जोड़ करके। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे किसे कहा गया है? वित्तीय तौर पर कह सकते हैं, वित्तीय परियोजना के तौर पर इसे स्वीकृति दे दिया है, और वो कौन होगा? NE9। कहां से कहां? पटना पूर्णिया। क्या कहा था? 3 घंटे में दूरी तय हो जाएगा, गंगा के दक्षिण से लेकर के सीमांचल मिथिला वाला हिस्सा। तो पूरे हिसाब से देखें तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है। बी विकल्प के साथ चलिए 9वें पर चलिए। बिहार में 112 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जा रही है? और यहां पर डिस्ट्रिक्ट पूछा है। अगर आपसे संस्था पूछता जाता हो तो आप शायद अच्छे से बता पाते आसानी से, जैसे ईशा फाउंडेशन, लेकिन यहां पर पूछा लिया डिस्ट्रिक्ट, और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाए, तो वो कहां पर होगा? भागलपुर। जैसा मैंने कहा था कि तमिलनाडु में है, बेंगलुरु में है, वैसा ही यहां बनाया जाएगा। 10वां, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? देखिए है क्या ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर डालने के लिए किया गया है, एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए किया गया है। 121 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा, और ये जहां होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पश्चिमी चंपारण, जैसा कि हमने चर्चा किया था। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने, अपशिष्ट जैविक अपशिष्ट जो है उसको कम करने में भी सहायता ये देगा। तो साथियों कुल मिलाकर के हमने देखा कि आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उससे 10 क्वेश्चन कर लिए। कल यही हम आगे और बढ़ाने वाले हैं, इसको अच्छे से तैयार कीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के जो
लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक मैं किया हूं पिछले कुछ दिनों में, रिवीजन करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन जो होगा ना, मैं पहले भी कहा हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाएंगे। और अब तो कुछ समय मिल गया है, तो थोड़ा सा और चांसेस बनेगा। जितना लेक्चर मैं कराता हूं, बिलीव करके उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, इतना कमांड हो जाए, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, आपका काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी टॉपिक और लगता हो कि आगे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए, हम चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।